कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़के से जो हर रोज अपने ढेर सारे कंप्यूटर स्क्रीन्स पर होटल में चुपके से लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा से लोगों को देखता है। उसका असली नाम है ब्रॉमली, मगर सब लोग उसे बाट के नाम से जानते हैं। जब बाट वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है, वो अलग अलग लोगों को अपनी आम जिंदगी गुजारते हुए देखता है और वो हर रोज उनके बोलने का तरीका कॉपी करता है प्रैक्टिस करने के लिए। वही शब्द दोहराता है जो वो उन्हें बोलते हुए देखता है। यहाँ पता चलता है कि बाट को एस्पर्गर सिंड्रोम है। वो ये सब कुछ वीडियोस चुप के रिकॉर्ड करता है ताकि सोशल सिचुएशंस में बेहतर हो सके और अपनी कंडीशन से किसी तरह निकलने की कोशिश कर सके। तभी उसकी माँ, जिनका नाम इथी ब्रामली है, उसे आवाज देती है कि उसका खाना तैयार हो गया है। लेकिन बाट अपनी माँ को भी कैमरे के जरिए देखता है और खुद उनके पास नहीं जाता। वो बेसमेंट में एक कमरे में रहता है और उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ ब्रेड की प्लेट सीढ़ियों के नीचे छोड़ देती है और फिर अपनी ड्राइंग टेबल की तरफ वापस चली जाती है। बाट की माँ बहुत उदास होती है कि बाट उनसे बात नहीं करता, लेकिन वो खुद को तसल्ली देती है क्योंकि वो अपने इकलौते बेटे की इस बीमारी से खुद को अनजान नहीं रख सकती। जब उसकी माँ चली जाती है, बाट वहां आकर अपना खाना ले जाता है। शाम को बाट अपनी होटल की जॉब पर जाता है। उसकी माँ उसे खिड़की से जाते हुए देखती है। बाट बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाता है और जब वो होटल पहुंचता है, अपनी गाड़ी अपनी ही जगह पर पार्क करता है। अंदर जाते समय बाट अपने बॉस रॉन बेंसन से मिलता है। रॉन बाट से बात करने की कोशिश करता है, मगर बाट ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। तभी पता चलता है कि रॉन को बाट की कंडीशन के बारे में सब पता है, फिर भी उसने बाट को अपने होटल में जॉब दी है। बाट रॉन की जगह पर नाइट शिफ्ट में क्लर्क का काम करता है। तभी बाट खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है और इधर उधर घूमता रहता है। एक वक्त वो एक मैगजीन पढ़ने लगता है और वहीं सो जाता है क्योंकि अब बीच रात हो चुकी है। तभी अचानक कैरन प्रेटी नाम की एक औरत होटल में चेक इन करने के लिए आ जाती है। वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी और अपने ही ख्यालों में गुम थी। जब कैरन होटल के अंदर आती है, वो चारों तरफ देखती है, लेकिन फ्रंट डेस्क पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी वो रिसेप्शन पर बैठे इंसान को बुलाती है और अचानक बाट टेबल के नीचे से ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से कैरन थोड़ी सी डर जाती है। बाट अजीब तरीके से उससे जवाब देता है और कैरन को और भी परेशान कर देता है। जिसके बाद कैरन प्रैट नाम से बुकिंग करवाती है और अपने लिए एक रूम ले लेती है। वो बाट से एक रूम के बारे में पूछती है और हालांकि उसने कुछ मांगा नहीं था, बाट उसे रूम के साथ आने वाली सारी चीज़ों की लिस्ट बताने लग जाता है जो वो कंप्यूटर से देख के पढ़ रहा होता है, क्योंकि वो कुछ याद नहीं रख पाता और क्योंकि उसे नॉर्मल तरीके से बात करना नहीं आता। तभी कैरन समझ जाती है कि बाट को किसी तरह का मेडिकल इशू है। फिर भी वो बाट से पूछती है कि उसे अपने रूम की चाबी चाहिए। बाट उससे पूछता है कि क्या वो दोनों चाबियां अपने साथ ले जाना चाहती है और कैरन कहती है हाँ, उसे दोनों चाबियां चाहिए। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, बाट कैरन की हर छोटी चीज पर ध्यान देता है, जैसे उसने कौन सी ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाई है। वो जल्दी से पता लगा लेता है कि वो जरूर कोई अमीर औरत है। जैसे ही कैरन अपने बुक किए हुए रूम की तरफ जाने लगती है, बाट उसे एक बेहतर और बड़ा रूम ऑफर करता है और कैरन खुशी से वो ले लेती है और फिर अपने लग्जरी रूम की तरफ चली जाती है। जब कैरन अपने स्वीट में होती है, बाट उसे हिडन कैमरा के जरिए देख रहा होता है, वही कैमरा जो उसने वहां पर लगाया था। यहाँ पता चलता है कि बाट ने उस होटल के हर एक रूम में बहुत सारे सीक्रेट कैमरास लगाए हुए हैं और वो उन्हीं लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि उनसे सीख सके और उनके बिहेवियर की नकल करके आसानी से लोगों से बात कर सके। रूम में कैरन ने बाथरूम में चेंज कर लिया था और वो अपने बेड पर लेट जाती है और अपने लिए कुछ ग्लास में वाइन भर लेती है। दूसरी तरफ बाट ये सब कुछ फ्रंट डेस्क पर अपने आईपैड से देख रहा होता है। जल्दी ही वो देखता है कि एक आदमी कैरन के रूम की बैल्कनी डोर पर नॉक कर रहा है। वीडियो में उस आदमी का चेहरा बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन बाट उसे कैरन से बात करते हुए देख लेता है। वो आदमी थोड़ा परेशान और नाराज लग रहा था। तभी कैरन उस आदमी को बताती है कि उसके पास अपना दूसरा फोन है। दूसरी तरफ बाट ने होटल में लोगों के बीच में कभी इस तरह की कोई बात नहीं देखी थी। वो इतने गौर से सब कुछ देख रहा था कि उसे पता नहीं चलता कि उसका कोवर्कर जैक मिलर मॉर्निंग शिफ्ट के लिए वहां आ गया है। जैक बाट को आईपैड स्क्रीन पर कुछ देखते हुए देख लेता है, मगर बाट जल्दी से उसे बंद कर लेता है और डर जाता है। जैक को लगता है कि बाट कुछ गलत चीज देख रहा था, इसलिए वो उसे घर जाने के लिए कहता है। बाट अपनी जगह से उठ जाता है और जैक उसकी जगह ले लेता है, लेकिन बाट को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो जैक को बताना चाहता था, लेकिन जैक उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था और बस बाट को वहां से जाने के लिए कह देता है। उसके बाद बाट एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है और वहां एक कन्वीनियंस स्टोर में जाके कुछ आइसक्रीम खरीदता है। वहां वो शॉपकीपर को कहता है कि उसकी शर्ट का रंग बहुत बेकार है
शॉपकीपर को एक अजनबी की ये बात बहुत अजीब लग जाती है और वो बाट को बाहर जाने को कह देता है, जिसके बाद बाट अपने घर वापस चला जाता है। कुछ देर बाद अपने बेसमेंट रूम में बाट कैरन के रूम को लाइव फीड से देखने लग जाता है और अब सुबह का वक्त हो चुका था। जब वो वीडियो देखता है, कैरन जो भी बोल रही थी वो सब नकल करके बोलने लग जाता है। वो उस आदमी से कह रही थी कि वो ऐसा दिखावा करे कि वो उससे प्यार करता है और उसका मजाक उड़ाती है किसी और औरत को देखने के लिए। वो ये भी कहती है कि उसने उस आदमी के फ़ोन से उस दूसरी औरत को मैसेज कर दिया है। तभी उसने ये भी बताया कि वो उससे नहीं मिल सकती। यहाँ पता चलता है कि कैरन उस आदमी को वापस पाना चाहती थी। बातें करते वक्त एक बंदूक कैरन के बैग से नीचे गिर जाती है। बाट उसे स्क्रीन पर देखता है और परेशान हो जाता है। तभी कैरन हंसती है और अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती है। अचानक वो आदमी गुस्सा हो जाता है और वो कैरन के ऊपर चढ़ जाता है और उसे बहुत जोर से मारने लग जाता है। बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। बाट ये सब देख के चौंक जाता है। वो कुछ सोचने लगता है मगर वो कुछ बोल नहीं सकता। तभी वो तुरंत होटल डेस्क पर कॉल करता है, लेकिन वो इतना परेशान था कि बात नहीं कर पाता। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो तुरंत होटल की तरफ तेजी से अपनी गाड़ी में जाने लगता है, कैरन के साथ कुछ बुरा होने से रोकने के लिए। बाट बहुत तेज गाड़ी चलाता है। जल्दी से अपनी गाड़ी साइड एंट्रेंस के पास छोड़ देता है और उस दरवाजे से अंदर जाता है और हॉलवे से होते हुए रूम की तरफ चला जाता है। उसी समय जैक बाहर सिगरेट पीने के लिए चला जाता है। तभी वो बाट की गाड़ी देख लेता है जो अभी भी वहां खड़ी है और सोचने लगता है कि बाट होटल से गया ही नहीं था। फिर अचानक जैक एक बंदूक की आवाज सुनता है और वो सावधानी से रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि बाट बेड पर बैठा हुआ है और कैरन की बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। जैक बहुत डर जाता है और बाट को कहता है कि किसी चीज को छूना मत और जल्दी से वहां से चला जाता है 911 पर कॉल करने के लिए। लेकिन बाट वहां पर खून बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसे भी बेडशीट से साफ करने लगता है। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसने रूम में सीक्रेट कैमरास चारों तरफ छुपाए हुए हैं। वो जल्दी से हिडन कैमरास से मेमोरी कार्ड्स निकालने लगता है, लेकिन अपनी हिचकिचाहट में वो एक मेमोरी कार्ड एक कमरे के कोने में गिरा देता है और उसे पता नहीं चलता। कुछ देर बाद डिटेक्टिव एस्पादा रॉन से, जो होटल का मालिक है, बात करता है और उससे बाट के बारे में पूछता है। रॉन उससे बताता है कि बाट ने होटल में 3 साल तक काम किया है और उसने कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं की। रॉन उसे समझाता है कि उसकी कंपनी को उन लोगों को काम पर रखने में कोई दिक्कत नहीं है जिन्हें हेल्थ कंडीशन हो। वो डिटेक्टिव को ये भी बताता है कि हालांकि बाट को एक कंडीशन है, वो बहुत स्मार्ट है और अपने काम में बहुत अच्छा है। जब एस्पादा बाट से बात करने जाता है, बाट तुरंत जल्दी जल्दी बात करने लग जाता है। बोलने के तरीके को देखकर एस्पादा समझ जाता है कि उसे एस्पर्गस सिंड्रोम है। तभी बाट उससे बताता है कि वो काम से जल्दी चला गया था क्योंकि जैक मॉर्निंग शिफ्ट के लिए आ गया था, और ये भी बताता है कि होटल से जाने के बाद वो एक स्टोर पर रुक गया था और वहां से उसने आइसक्रीम खरीदे। फिर बाट झूठ बोलता है और कहता है कि वो वापस होटल में आया क्योंकि वो अपना वॉलेट वेंडिंग मशीन के पास भूल गया था। जब एस्पादा ये सुनता है, थोड़ा सा शक्की हो जाता है और बाट से पूछता है कि उसने जाने के लिए साइड डोर क्यों चुनी और उसने आइसक्रीम के लिए पैसे कैसे दिए जब उसका वॉलेट उसके पास था ही नहीं। बाट को कुछ समझ नहीं आता। तभी एस्पादा उसे गिरफ्तार कर लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पर एस्पादा कैरन के पति निक प्राइड से अपने ऑफिस में बात करता है। निक बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा था। वो पूछता है कि क्या बाट को पता है कि उसकी बीवी लोग किसने मारा है। निक ये भी बताता है कि कैरन के पास एक गन थी जो वो सेफ्टी के लिए अपने पास रखती थी। ऐसा लग रहा था कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि शायद कैरन किसी और से होटल में मिलने आई थी। जल्द ही बाट की मां स्टेशन आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से एस्पादा को बताती है कि उसे बाट को उसकी कंडीशन की वजह से वहां नहीं लाना चाहिए था। वो उससे धमकी देती है कि अगली बार उसका लॉयर उसके साथ होगा। डिटेक्टिव से बात करने के बाद बाट की मां उसे घर ले जाती है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं, बाट की मां उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ बताना है। वो उससे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन बाट उसे किस देने के लिए झुकता है और फिर बिना कुछ कहे अपने बेसमेंट में वापस चला जाता है। ये बाट की मां को और भी ज्यादा परेशान कर देता है। रात को एस्पादा एस्पर्गर सिंड्रोम के बारे में ज्यादा डिटेल्स देखने की कोशिश करता है ताकि वो बाट की बीमारी को समझ सके। वो अभी भी सोच नहीं पा रहा था कि बाट का कैरन की मौत से कुछ लेना देना है। इसी बीच बाट की मां अपने सोफे पर लेट के अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ अपने कमरे में बाट कैरन के रूम की रिकॉर्डिंग फिर से देखने लग जाता है। वो अभी भी वीडियो में किलर का चेहरा अच्छी तरह से नहीं देख पाता, लेकिन फिर उसे अचानक कुछ नया दिख जाता है। उस आदमी के हाथ पर एक परिंदे का टैटू बना हुआ है। अगले दिन रॉन बाट को बताता है कि उसे लगता है बाट ने कुछ नहीं किया। वो कहता है कि वो बाट को जॉब से नहीं निकालेगा, बल्कि रॉन उसे अपनी एक और होटल में काम करने के लिए भेज देता है जो एक छोटा होटल है और वहां ज्यादा लोग नहीं आते। कुछ देर बाद अपनी पहली ही रात में बाट एक गाड़ी को वहां पर आते हुए देख लेता है। उस गाड़ी में से खूबसूरत जवान लड़की निकलती है जो होटल के अंदर आती है और चेक इन करती है। अब बाट ज्यादा सावधान हो गया था। जैसे ही वो जवान लड़की अंदर आती है, बाट उसके लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो उसे देखते ही उससे बात नहीं कर पाता। उस लड़की का नाम था अनरिया रिवेरा। तभी बाट अपनी पूरी कोशिश करता है उससे ऐसे बात करने की जो उसे पता ना चल पाए कि बाट को कोई कंडीशन है, मगर अनरिया उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करती है और फिर अपने रूम में चली जाती है।
जाती है। जैसे ही वो दूर जाती है, बार्ट अपनी टाई से एक छोटा हिडन कैमरा निकालता है। कुछ घंटों के बाद जब बार्ट की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो घर चला जाता है, बार्ट जल्दी से अपने कैमरे को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और अनरिया की वीडियो देखता है जब वो फ्रंट डेस्क पर उससे बात कर रही थी। बार्ट को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और अब वो वीडियो को बार बार देखने लग जाता है और उसके साथ बोलने की प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करता है। अब बार्ट अपने दिल में सोच रहा था कि उसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे अनरिया उसे पसंद करने लगे। अगले दिन बार्ट अपने घर पर कुछ मैगजीन्स पढ़ रहा था। जल्द ही उसकी माँ उसे बताती है कि उसका खाना तैयार हो गया है। खाना खाने के बाद बार्ट अपनी गाड़ी में बैठता है जाने के लिए, लेकिन फिर वो अचानक देख लेता है कि एस्पादा उसे दूर से देख रहा है, जिसकी वजह से बार्ट बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और चलते हुए वहां से जाने लगता है। चलते हुए गलती से वो एक कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता है और अचानक उसे वहां पर अनरिया मिल जाती है। वो बार्ट से बात करने लग जाती है। पहले तो बार्ट अजीब तरह से बात करता है और जल्दी ही एंड्रिया समझ जाती है कि उसे एस्पर्गर सिंड्रोम है, लेकिन वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, बल्कि वो बार्ट को बताती है कि चाहे उसे सोशल सिचुएशंस मुश्किल लगती हों, वो फिर भी बहुत स्मार्ट है। एंड्रिया बार्ट को बहुत अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करती है और ये भी बताती है कि उसके भाई को भी यही कंडीशन है, मगर उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब थी और उसे एक स्पेशल घर में रखा जाता था जहाँ वो वहीं मर गया था। जब ये दोनों बातें करते रहते हैं, बार्ट बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है। वो उससे बताता है कि वो लोगों को देखता है और उनकी नकल करता है और बोलने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन अचानक बार्ट को याद आता है कि वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बताने लग गया है और शायद वो कुछ ऐसा बता दे जिससे वो मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए वो खुद को रोक देता है कैमरा के बारे में कुछ बोलने से पहले। बार्ट जल्दी से बातें खत्म कर देता है और वहां से चला जाता है। बाद में जब बार्ट घर पर वापस आता है, वो कैरन के मर्डर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो वीडियोस एक बार फिर देखता है और कैरन ने उस आदमी से रूम में जो कुछ भी कहा था वो सब लिख लेता है। जब वो फुटेज देख रहा होता है, उसे अचानक याद आता है कि एक मेमोरी कार्ड वहां से गायब है। दूसरी तरफ चीजें और बिगड़ने लग जाती हैं जब रॉन को वो मेमोरी कार्ड होटल रूम में मिल जाता है और वो उसे एस्पादा को दे देता है। बाद में एस्पादा कार्ड से वीडियो निकाल के निक को कैरन के मर्डर की सारी वीडियो दिखाता है। तभी निक कहता है कि वो नहीं बता सकता कि ये उसकी बीवी है, क्योंकि कैमरा बहुत नीचे रखा गया था और उसमें सिर्फ लोगों की टांगें दिखाई दे रही हैं। वो एस्पादा को बताता है कि वो और नहीं देख सकता और जोर देता है कि बार्ट ही किलर होगा, क्योंकि वो सबसे पहले वहां लूम में गया था। लेकिन एस्पादा समझाता है कि बार्ट को जेल में रखने के लिए बहुत सारे सबूत चाहिए होंगे। अगर उसने ये कैमरा वहां पर लगाए हैं तो ये सिर्फ उसे एक गंदा इंसान साबित कर सकता है, कोई मर्डरर नहीं। उसके बाद एस्पादा जैक को पूछताछ के लिए बुलाता है। तभी जैक उसे बताता है कि जब वो रात को शिफ्ट के लिए आया था, उसने बार्ट को एक वीडियो देखते हुए देख लिया था जो होटल रूम में से एक कमरे की थी, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वो कोई गलत वीडियो देख रहा था। उस रात बाद में एक गाड़ी होटल तक एंड्रिया को छोड़ने के लिए आती है। बार्ट उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि वो ड्राइवर को बाय कहने से पहले किस दे देती है। ये देखकर बार्ट को बहुत बुरा लगता है। जब एंड्रिया होटल के अंदर आती है, वो बहुत परेशान लग रही थी। बार्ट उससे बताता है कि उसका रूम का एसी ठीक हो गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बार्ट ने वहां पर एक हिडन कैमरा लगा लिया था। एंड्रिया बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो अपने रूम में जाकर कुछ शराब पी लेती है, जबकि बार्ट उसे फ्रंट डेस्क से कैमरे के जरिए देख रहा होता है। वो इतनी उदास थी कि सो नहीं पाती। थोड़ी देर बाद एंड्रिया वापस नीचे आती है और बार्ट के पास आकर उससे बात करने लग जाती है। वो उसके पास ऐसे बैठ जाती है जैसे वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही हो, मगर बार्ट को अजीब लगता है और वो वहां से उठ जाता है। तभी एंड्रिया उसे बताती है कि वो पूल में स्विमिंग करने के लिए जा रही है और कहती है अगर बार्ट चाहता है तो वो उसके साथ चल सकता है। बार्ट उसकी बात मान लेता है। फिर एंड्रिया पूल पे जाती है और स्विमिंग करने लग जाती है और उसे नहीं पता था कि बार्ट वहां खड़े होकर उसे पूरा वक्त देख रहा था। तभी बार्ट जल्दी जल्दी में कहता है कि वो उसे देख रहा था क्योंकि वहां कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था, मगर एंड्रिया को ये सब कुछ पसंद आ रहा था कि बार्ट उसकी तरफ खिंच रहा है। तभी वो उसे अपने पास बैठने को कहती है। बार्ट शर्माते हुए वहां बैठ जाता है और वो बात करने लग जाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं, तभी बार्ट एंड्रिया से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उसे छोड़ने आया था और उसे किस किया था। एंड्रिया उसका सवाल इग्नोर कर देती है और जवाब नहीं देती। इसके बजाय वो बार्ट से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। बार्ट उसे समझाता है कि ज्यादा लोग उसे अजीब लगते हैं, इसलिए उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर एंड्रिया मजाक में उससे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। बार्ट खुद को रोक नहीं पाता और वो उसे किस कर देता है, जिसके बाद वो घबरा जाता है। लेकिन एंड्रिया उसे एक अच्छी सी मुस्कुराहट से देखती है और उसे शांत कर देती है और कहती है सब ठीक है। जिसके बाद वो उसे अपने पास बिठा लेती है और आराम से उसके बाल सहलाने लग जाती है। तभी एंड्रिया उससे बताती है कि अकेलापन लोगों से वो चीज़ें करवाता है जो वो वैसे कभी नहीं करते, और ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है।
फिर वो वापस बर्ट को किस कर देती है। बर्ट को बहुत खुशी हो रही थी और वो अपना सर एंड्रिया की गोद में रख देता है। तभी एंड्रिया खुद उससे बताती है कि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ चुपके से कुछ समय से अफेयर कर रही हैं, लेकिन अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं और वो बहुत उदास रहने लगी हैं। तभी बर्ट उससे अपनी पूरी जिंदगी उसका लाइफगार्ड बनने के लिए तैयार होने का इजहार करता है। ये सुनकर एंड्रिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वो गुड नाइट कहकर अपने रूम की तरफ वापस चली जाती है। बर्ट बहुत खुश था क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार किसी औरत के साथ इतना करीब हुआ था। अगले दिन बर्ट खुद को बदलने के लिए और अच्छा बनाने के लिए एक हेयर कट करवाता है, नए कपड़े खरीदता है और एक नई गाड़ी, ताकि वो एंड्रिया के सामने अच्छा दिख सके। वो कुछ परफ्यूम्स भी खरीदता है। वो होटल ड्राइव करके आता है, लेकिन अंदर जाने के बजाय वो एंड्रिया को बाहर बुलाना चाहता था। इसलिए वो होटल रिसेप्शन पे फोन करता है और उन्हें कहता है कि एंड्रिया के रूम को कनेक्ट करो। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि एंड्रिया फोन के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, बर्ट उसे खिड़की से किसी और आदमी के साथ देखता है। तभी बर्ट का दिल डूब जाता है और फिर वो एक और चीज देख लेता है। एंड्रिया के साथ जो आदमी है वही इंसान है जिसने कैरन की जान ली थी। बर्ट ने उसके हाथ पर चिड़िया वाला टैटू देख लिया था। बर्ट अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो जल्दी से घर चला जाता है कैरन की वीडियोस फिर से देखने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, इस्पादा और उसकी टीम पहले से अंदर जांचबीन कर रही होती हैं। उनके पास वारंट होता है बर्ट का कंप्यूटर और कैमरास को एविडेंस के लिए सर्च करने के लिए। चारों तरफ देखने के बाद इस्पादा को पता चलता है कि बर्ट ने सारे हार्ड ड्राइव्स खाली कर दिए हैं। वो बर्ट से पूछता है कि ये सब खाली क्यों हैं। बर्ट अपने तरीके में जवाब देता है कि उसने सब कुछ डिलीट कर दिया है, मगर इस्पादा सवाल पूछना बंद नहीं करता। तभी बर्ट की माँ बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन इस्पादा इस बार पीछे नहीं हटता। बर्ट को भी समझ आ गया था कि ये कितना सीरियस केस बन चुका है, लेकिन वो अपनी कंडीशन की वजह से अजीब जवाब देता है, जिसकी वजह से इस्पादा का शक और भी ज्यादा हो जाता है। कुछ देर बाद इस्पादा अपने सवाल खत्म कर लेता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वो सब लोग छोड़ के जाते हैं, बर्ट चुपके से छुपाई हुई एक हार्ड ड्राइव निकालता है जो उसने एक महफूज जगह पर रखी थी। वो फिर से एंड्रिया के रूम की फुटेज देखने लगता है और उसे दिखता है वही आदमी उसके बेड पर उसके साथ लेटा हुआ है। बर्ट को ये सब सहन नहीं होता, ये उसे अंदर से बहुत ज्यादा उदास कर देता है। अगली सुबह बर्ट पूरी तरह से टूट चुका था। वो कुछ भी नहीं करना चाहता था और अपने बेड पर ही पड़ा रहता है। वो अपने काम पे नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से उसकी माँ पहली बार उसके बेसमेंट रूम में नीचे आ जाती है और उसे बेहतर महसूस करवाने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि चाहे जितने मुश्किल हालात क्यों ना हो, उसे अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ना होगा। वो ये भी बताती है कि बर्ट के पिता की मौत के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त आया था, लेकिन उन्हें फिर भी आगे बढ़ना पड़ा। ये सारी बातें सुनकर बर्ट को बहुत मदद मिलती है और वो पहली बार बेसमेंट से ऊपर आता है और अपनी माँ के साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है। उस रात बाद में दिखाया जाता है कि कैरन का पति निक एक गाड़ी में एंड्रिया के साथ बैठा होता है और यहाँ पता चलता है कि निक ही वही आदमी है जिसने एंड्रिया के साथ रात गुजारी थी और इसी के बारे में एंड्रिया बर्ट को बता रही थी। अब यहाँ पर सब साफ हो जाता है कि निक ने ही कैरन को मारा था। अगली सुबह एंड्रिया बर्ट के घर उसे मिलने के लिए आ जाती है। बर्ट की माँ उसे दरवाजे पर रोकती है और उससे पूछती है कि एंड्रिया का बर्ट के साथ क्या कनेक्शन है। एंड्रिया उसे बताती है कि वो दोनों दोस्त हैं। पहले तो बर्ट की माँ उसे यकीन नहीं करती, मगर कुछ देर बाद वो उसे अंदर आने देती है। तभी बर्ट एंड्रिया को बताता है कि उसे बहुत बुरा लगा जब उसने एंड्रिया को निक के साथ देखा। एंड्रिया उससे माफी मांगती है और बताती है कि अगर उन दोनों के बीच चीजें अलग होती तो शायद वो साथ हो सकते थे। जाने से पहले एंड्रिया बर्ट से वादा करती है कि वो वापस उसे परेशान नहीं करेगी। इसी बीच एस्पादा बाहर बार्ट के घर उसे देख रहा था और वो एंड्रिया को जाते हुए देख लेता है। इससे उसके दिल में शक पैदा हो जाता है, तो वो सोशल मीडिया पर एंड्रिया के बारे में छानबीन करने लग जाता है। उसी रात बार्ट एंड्रिया के रूम को लाइव फीड से देख रहा होता है। तभी वो निक और एंड्रिया को लड़ते हुए देख लेता है। ऐसा लग रहा था कि निक उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंड्रिया कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। तभी अचानक निक उसे पीटना शुरू कर देता है। बार्ट तुरंत घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और होटल चला जाता है। वो सीधा एंड्रिया के रूम में जाता है और अंदर जाने के बाद निक उसे वहां देखकर चौंक जाता है और तुरंत होटल से भाग जाता है। तभी बार्ट एंड्रिया को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो मुसीबत में है। तभी बार्ट को लगता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो उसे सच बता देता है। वो उसे सारे हिडन कैमरास दिखाता है जो उसने उसके रूम में चुपके से लगाए थे। एंड्रिया ये देखकर हिल जाती है। पहले तो एंड्रिया बहुत गुस्सा थी कि बार्ट चुपके कैमरा से लोगों को देखता है, लेकिन बार्ट उसे शांत करवाता है और बताता है कि उसके पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसे देखना चाहिए। वो एंड्रिया को उसे भरोसा करने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो उसके साथ चलाने के लिए मान जाती है। बार्ट जल्दी से उसे अपने घर ले जाता है और उसे कैरन के रूम की रिकॉर्डिंग प्ले करके दिखाता है। एंड्रिया वीडियो देखकर रोने लग जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी अब वो क्या करे। बार्ट उसे बताता है कि उसे सब ठीक करना होगा, मतलब वो चाहता था कि वो उसका साथ दे, लेकिन एंड्रिया कहती है वो ये नहीं कर सकती।
बार्ट फिर उसे बताता है कि निक एक बहुत बुरा इंसान है और उसे इस सबूत को पुलिस के पास ले जाना होगा, लेकिन एंड्रिया को अभी भी डर लग रहा था और वो ये नहीं करना चाहती थी। बार्ट उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो थोड़ी देर वहां पर आराम कर ले। जल्दी ही एंड्रिया बार्ट के बेड पर लेट जाती है और उसे अपने साथ लेटने को कहती है। अगले सुबह बार्ट जागता है और एंड्रिया पहले से अपना सूटकेस पैक करके उसका इंतजार कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहता है। जैसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं, बार्ट को लगता है कि उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं, अचानक बार्ट जाग जाता है और उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक सपना था। असली में एंड्रिया जा चुकी थी और वो अपने साथ हार्ड ड्राइव भी ले गई थी जिसमें कैरन के मर्डर की वीडियो की कॉपी थी। इसके साथ उसने कैरन की गन बार्ट के बेड पर छुपा दी थी ताकि पुलिस को लगे बार्ट ने ही मर्डर किया है। उसी वक्त एस्पादा एंड्रिया के होटल रूम में जाता है। वहां उसे एक टॉवल खून के साथ मिलता है और उसे लगेज के अंदर एक हिडन कैमरा भी मिलता है। एंड्रिया ने यह सब जानबूझकर वहां पर छोड़ा था ताकि बार्ट कैरन के केस में किलर साबित हो सके। एंड्रिया हार्ड ड्राइव निक को दे देती है और दोनों एक गाड़ी में बैठकर शहर छोड़कर जाने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि एंड्रिया और निक शुरुआत से साथ काम कर रहे थे। वो कोई भी सबूत खत्म करना चाहते थे जो निक को कैरन की मौत से जोड़ता हो। एंड्रिया शुरुआत से निक का मर्डर छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसकी मदद कर रही थी। दूसरी तरफ बार्ट अपने बेसमेंट रूम में बैठता है और खाली मॉनिटर्स को घूरता रहता है। अब उसे कुछ भी कनेक्ट नहीं होता। वो गन उठाता है जो एंड्रिया ने छोड़ी थी और फिर सारे मॉनिटर्स को फिर से कनेक्ट करता है और वो सारा डेटा ऑन कर लेता है जो उसके पास बचा गया था। वो एंड्रिया की तस्वीरों को देखता रहता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था एंड्रिया के धोखा देने की वजह से। कुछ देर बाद बार्ट की मान बहुत परेशान हो जाती है जब वो अचानक बार्ट के बेसमेंट से एक गोली की आवाज़ सुनती है। वो जल्दी से परेशान होकर उसी वक्त उसके बेसमेंट दरवाज़ा पीटने लगती है। वहाँ पर एस्पादा घर के अंदर आ जाता है। बार्ट की माँ कहती है कि उसे पहले अपने बेटे से बात करनी है, लेकिन एस्पादा उसे रोकता है और खुद नीचे बार्ट को ढूंढने चला जाता है। जब वो बार्ट के रूम में जाते हैं तब वो कैरन की मौत की वीडियो स्क्रीन पर चलते हुए देखते हैं। साथ में वहाँ पर बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स बार्ट ने छोड़े होते हैं और उसी के साथ एक नोट में लिखा होता है कि उसे ये सबूत पहले ही पुलिस को दे देना चाहिए था। आखिरकार निक और एंड्रिया दोनों रोड पर चलते हुए पुलिस उन्हें रोक लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। एंड्रिया को लगता था बार्ट एक बेवकूफ़ है, लेकिन वो ज़्यादा समझदार निकला और उसने वीडियो की कई सारी कॉपीज़ बना ली थीं। आखिरी सीन में बार्ट एक बिजी शॉपिंग एरिया में लोगों के बीच बैठा होता है। एक आखिरी बार वो एंड्रिया के बारे में सोचता है, वो औरत जिसे वो प्यार करता था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था और वो आगे बढ़ना चाहता था। बार्ट खुद उठ जाता है और चलना शुरू करता है। वो अपने आसपास लोगों को देखता है और इस बार खुद को संभाल लेता है। वो खुद से बात करने की प्रैक्टिस करता है और अब से वो दोस्त बनाने की कोशिश करना शुरू करता है और वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार है। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।